So hello and welcome to our another episode of our beautiful and सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट जो हमने अभी तक बनाया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए जो अब बड़े हो गए हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा बच्चा है यहाँ पे जिसको हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं और उन्होंने हमारे सामने बड़े होते होते बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करे हैं। सो ये है पॉडकास्ट सोच से मंजिल तक और मैं वेलकम करना चाहूँगा गायत्री का ऑन अवर पॉडकास्ट, जो कि हैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उदयपुर में बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। सो गायत्री, कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पे आके? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को सामने लेके आने का, दूसरों के लिए मोटिवेशन बनने का। सो थैंक यू सो मच। सो अभी आपकी जर्नी में क्या चल रहा है? नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं क्या? लाइफ में नई चीज़ें चल रही हैं एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ? अभी what are you up to? So me and my husband are running the firm under the name of Studio Align. So अभी हम हॉस्पिटैलिटी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल सभी सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं। Okay. तो वी हैव अ टीम ऑफ 5 नाउ, सो वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड वर्क आउटसाइड उदयपुर। वी आर रिसेंटली वर्किंग इन नादवारा, कपासन, चित्तौड़ एरिया। Okay. सो वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड, राइट। एंड हमारे कॉलेज के जो भी नए पास आउट्स हो रहे हैं वो भी आपके साथ इंटर्न और जॉब कर रहे हैं। यस यस, देयर आर 2 इंटर्न्स। आप सेम कॉलेज से हैं। बिल्कुल। सो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल थिंग कि जो बच्चे पास आउट हुए हैं खुद की फर्म स्टार्ट करी है और उन्होंने नए को हायर कर लिया है। राइट। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। एंड इससे एक्चुअली एक चीज़ पता चलती है कि एज यू ग्रेजुअली ग्रो यू अंडरस्टैंड द मार्केट रिक्वायरमेंट ऑल्सो। यस एग्जैक्टली। सो मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप कितने अच्छे से क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैसे आप अच्छी चीज़ें डिलीवर करोगे। सो आपके एक्सपीरियंस में हाउ इज़ क्लाइंट हैंडलिंग एट योर साइड? मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके अब क्लाइंट्स को हैंडल करने में? लाइक इनिशियली क्लाइंट्स का ब्रीफ जानने में और उसमें ही बहुत टाइम निकल जाता है। इनिशियली जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, फिर हम लेआउट्स करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, इवॉल्व होती है, फिर वो 10 लोगों से डिस्कस करते हैं। ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जैसे हम डिज़ाइन करते हैं, हमारा डिज़ाइन फाइनल होता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं उस डिज़ाइन के, हमारी वर्किंग्स रेडी होती है, फिर एकदम से वो किसी से डिस्कस करते हैं, उनके गेस्ट से या उनके रिलेटिव से, किसी से भी, फिर उनके इनपुट्स आते हैं तो वो उस पर वापस से थॉट देते हैं, फिर हमारा डिज़ाइन चेंज होता है वापस से वर्किंग के बीच में। तो ये अभी रिसेंटली बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है। और अभी एक्चुअली क्लाइंट्स और ये सब पिंटरेस्ट और बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं तो वो सब ऑलरेडी स्टडी करके आते हैं। बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से और ऑप्शंस लोगों के एग्जैक्टली, दिमाग में आने लगे। राइट। तो वो डिज़ाइन फाइनल होने के बाद में भी वो उनकी सर्चिंग चालू रहती है, तो वो फिर डिज़ाइन के एंड तक वो चीज़ें चेंज करवाते रहते हैं। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको एक बारी में सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो पूरा जो 3D है हमारा एग्जीक्यूशन सेम टू सेम एज इट इज़ रहता है। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्लाइंट्स को समझते हैं, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके और अच्छा डिज़ाइन डिलीवर करते हैं, यही मोटिव रहता है सबका। तो जब आप कॉलेज में थे, राइट, एंड अब आप एक फुल फ्लेज्ड एज अ प्रोफेशनल फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? अपनी स्टूडेंट लाइफ को आपने जिया है और अब आप प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? व्हाट इज़ दैट की टेक अवे कि एक बच्चे को समझना चाहिए जब वो अपने कॉलेज के दिनों में है? ऐसे क्या 3-4 चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं जो आपने कॉलेज में और मेहनत करी होती, सीखी होती, तो अभी उसका फ़ायदा मिल रहा होता? लाइक कॉलेज में हमारे बहुत सारे बहुत हमको एक्सपोजर मिला। हमारे साइट्स विजिट्स होते थे, फैक्ट्री विजिट्स होते थे, इंडस्ट्रियल ट्रिप्स होती थी। हम बहुत कुछ कॉलेज से सीखे हैं। बट कॉलेज में जो एक चीज़ है, क्योंकि क्लाइंट वहाँ पे नहीं होते कॉलेज में, तो क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, उनको क्या करना है, क्या बोलना है, हमारी जूरीज होती थी, सब होता था। बट एक क्लाइंट जो एक्सपोजर होता है ना, वो कॉलेज के बाद में ही अपने को मिल पाता है। तो कॉलेज में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, पूरा टीम मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट, डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, सब चीज़ें। बट जो बाद में होता है प्रोसेस, जैसे इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप के बाद में जॉब में आते हो, तब आप क्लाइंट को और ज़्यादा अच्छे से समझते हो क्योंकि आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उनसे।
वेर एज कॉलेज में इंटरेक्शन नहीं होता है, तो वो एक चीज़ है जो कॉलेज में नहीं मिलती है। बाकी आपको सिखाते सब है कॉलेज में कि कैसे बात करना है, क्या करना है। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ होती है, एक वो आपको कॉलेज के बाद में ही आती है। तो बेसिक्स सारे क्लियर हो जाते हैं कॉलेज में, बट जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो जो प्रॉब्लम्स आती है आपके पास में, वो आपको प्रैक्टिकल जो फील्ड नॉलेज होता है वो आपको इंटर्नशिप में, जॉब में आप खुद का प्रैक्टिस करते हो तभी पता चलता है। तो मैं एक्चुअली यही चीज़ जो आपने बोली अभी, Right. आई एग्री विद दिस 100%, एंड दिस इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड एन इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन NIF दिस ईयर। हम क्या कर रहे हैं, इसी साल से बच्चों को पहले ही एक क्लाइंट एटमॉस्फेयर में ट्रेन कर रहे हैं, यानी एक मॉक ड्रिल विच इज़ वेरी गुड। जिसमें हम खुद ही क्लाइंट बनते हैं उनके लिए, एंड नो सर नो मैडम, प्योर क्लाइंट वाला फील उनको हम देते हैं। और ये थोड़ा सा एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे समझें कि क्लाइंट को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, एंड अगर आप क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर रहे हो सो यू बिकम एन एसेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, राइट। क्योंकि आपको जो हायर कर रहा है वो हमेशा ये चाहेगा कि क्लाइंट हैंडलिंग अच्छे से अगर कोई बंदा कर रहा है तो दैट कंपनी, उस कंपनी का भी आराम से नाम होता है, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि हाँ इसकी टीम में अच्छे लोग काम कर रहे टीम हैं, वर्क कर रही है। राइट टीम, राइट। और जितनी अच्छी आपकी टीम होगी उतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर प्रोजेक्ट्स, सकते हैं। राइट। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि अपन कॉलेज से ही ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, वो आगे जाके बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। सो अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगा। मुझे आप ये बताओ कि आपके हस्बैंड कैसे हैं और अभी क्या कर रहे हैं? So my husband is also an architect Akshay Parak. So before my marriage, I used to work at Venu sir's office. So I was there for 3 to 4 years approx. So after that, I started my own firm under the name of Akriti Design Studio. And soon after that, I got married. So after my marriage, I joined my husband's firm, Studio Align. So we both work in the same firm on same projects. Like I'm an interior designer, he is architect. दोनों का कम्युनिकेशन होता है एग्जीक्यूशन साइट में। कुछ प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, कुछ मुझे आते हैं। हम डिस्कस करते हैं, अपनी टीम से डिस्कस करते हैं, उनके डिज़ाइन सुनते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क, वी एग्जीक्यूट ऑन साइट। एंड प्रोफेशनली हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग सही बैठ जाती है या ऑफिस के अंदर? जैसे मेरा प्राची का तो बहुत ज़्यादा, वी हैंडल दिस इंस्टीट्यूट, उसमें हम लोग तो कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हमेशा। नहीं, नॉट एट ऑल। हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। गुड। बोथ वर्क वेरी वेल। सो आप ये बताओ कि आप उनसे मिले कैसे? मैं वेणु सर के ऑफिस में ही उनसे मिली थी। तो हम सेम टीम में थे, कुछ सेम प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे थे, तो वहाँ से हम मिले। फिर ऑफिस के बाहर बातचीत, मिलना जुलना स्टार्ट हुआ। देन वी रियलाइज कि ये गुड मैच है। फिर ऐसे बढ़ता चला गया, घर पे बताया, शादी हो गई, 1 साल हो गया। So I think पार्ट ऑफ डेस्टिनी, Right. मिलना लिखा था वो मिले। राइट। मिलने के मतलब ऑफिस में भी हमारा इतना मतलब इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं था। आफ्टर ऑफिस वो शुरू हुआ। मतलब ही लेफ्ट ऑफिस इन 2019 आई गेस, एंड वी मेट अगेन इन 2021 और 21 एंड आई गेस दिसंबर। वहाँ से तो ये डेस्टिनी है कि वो छोड़ दिया था ऑफिस, फिर अलग से वापस से 1 साल बाद मिले। एंड मतलब लड़कियों का होता है ना, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज डिसाइड कि भाई मुझे शादी करनी है तो मैं इस पर्टिकुलर बंदे से करूंगी, ऐसा बंदे से करूंगी। तो ये दिमाग में आपके कोई ऐसा इमेज था या? नो, नॉट एट ऑल। वो ग्रेजुअली सब चीज़ें होती गई तो पहुंच गई वहाँ तक। बाकी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था। ओके। सो अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप जो अभी करंटली प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें आपको कैसा, मतलब आप यंग ऑडियंस को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे टेक्निकली, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड? सो ऐसे कोई नए प्रोजेक्ट्स या कोई नई चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हो जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो इतना वास्ट मार्केट है इंटीरियर्स का, हर दिन कोई नया प्रोडक्ट आ रहा होता है, तो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे स्टिक नहीं हो सकते हो। जैसे लैमिनेट्स थे, विनियर्स आए, PU डेको पेंट्स आए, अभी यूनी के लैमिनेट, थर्मो लैमिनेट, सब ऐसे सब्सटीट्यूट्स आ रहे हैं। जिन लोग को बजट में काम करवाना है उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो रिच दिखा सकते हैं उस चीज़ को। वेरएज़ कि आप उस मटीरियल मतलब उस वही पुराने मटेरियल्स में जो एक्सपेंसिव है, उसमें मटेरियल्स क्लाइंट की बजट भी कम है, फिर आप ओवर बजट कर दो, लास्ट में वो ख़राब हो, वो चीज़ से भी कोई सेंस नहीं है। तो अभी इतना वास्ट फील्ड है ये, इतने सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वी यूजुअली गो टू शोरूम्स
नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, क्या हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, वो चीज़ें हम देखते हैं। हमें घूमना पसंद है तो हम बाहर कहीं जाते हैं घूमने फिरने, तो वहाँ पे भी जो उनका कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, उससे कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है डिज़ाइन, वो सब चीज़ें स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पे आके बहुत सारी जगह पे उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपन बाहर जाते हैं तो कितनी सारी नई चीज़ें होती है जो उदयपुर में नहीं आई होती है, और एक्सपोज होते हैं, मीट्स होते हैं, तो उनमें जाते हैं, उनमें नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इतने सारे स्टॉल्स होते हैं, अभी तो उदयपुर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए ही नहीं हैं। तो वो जो फ्यूचर है इंटीरियर्स का, आर्किटेक्चर का, वो बहुत कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। पर हैज़ द कल्चर ऑफ उदयपुर इन टर्म्स ऑफ टेस्ट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन हैज़ इट इवॉल्व्ड? यस यस, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से अब इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट। सो यू मस्ट हैव सीन द ट्रेंड चेंजिंग ऑल्सो। लोगों की सोच बदली है, लोगों का डिज़ाइन पर्सपेक्टिव बदला है। लोग पहले बहुत गॉडी इंटीरियर से आते थे, उनको दिखाना होता था। अभी जो ट्रेंड है वो मिनिमलिज्म वाला ट्रेंड है कि सबको एकदम मिनिमम डिज़ाइन रखना है, सटल डिज़ाइन रखना है। सब इंग्लिश कलर सेलेक्ट करने लग गए हैं। मतलब डिज़ाइन पूरा इंडस्ट्री ही इवॉल्व हुआ है, मतलब ऐसा क्लाइंट्स भी इवॉल्व हुए हैं, आर्किटेक्ट्स भी इवॉल्व हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स आए हैं, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स आए हैं, तो चेंज होता ही है और अभी और होने ही और वाला होता ही है, रहेगा राइट। change। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा नई चीज़ें इंडस्ट्री में आती जाएंगी और ऐड होती जाएंगी। अभी क्लाइंट्स को पता होता है कि उनको क्या मटेरियल लगवाना है, किस में जाना है। हम सजेस्ट करते हैं, बट क्लाइंट भी इतने अवेयर हैं, वो भी इतने एक्सपोज में सब जगह जाते हैं, स्टोर्स विजिट करते हैं, उनका घर का काम चल रहा होता है, तब हमें बताते हैं वो कि हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो आप बताओ, प्रोडक्ट ये यूज़ करना है हमें। तो क्लाइंट्स भी सेम टू आजकल सेम इंटरेस्ट आगे, लेते हैं, हाँ definitely। राइट। और मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि जब कोई घर बना रहा होता है या फिर किसी का अगर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो वो आदमी हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट ऑल्सो, बिकॉज Right. फॉर हिम इट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज लाइफ। वो एक बार ही बना रहे हैं, और हमारे लिए भी है कि हमें उसकी पूरी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो वो है, वो सब सेटिस्फाइड हो, कि वो जो जो चीज़ उसको चाहिए थी उस रिक्वायर्ड स्पेस में, वो सब उसको मिल रही हो। कितनी बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, उनका स्पेस बहुत छोटा होता है, बट उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो इसीलिए वो हमें हायर करते हैं डिज़ाइनर्स को, कि वो कैसे कैसे चीज़ें सेट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग नहीं हायर करते हैं वो लोग सेट अपनी रिक्वायरमेंट्स कर लेते हैं, बट वो इतना क्लस्टर हो जाता है कि बाद में वो खुद डिससेटिस्फाइड होते हैं। फिर वो आते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमें हायर करना चाहिए था पहले, तो वो ऐसे इनकॉर्पोरेट करते हैं वापस से कि आप ये चीज़ें हमें इस एरिया में करके दे दो। तो इसीलिए डिज़ाइनर्स हैं, इसीलिए designers हैं, कि उस रिक्वायर्ड स्पेस में आपकी सारी चीज़ें फुलफिल सेट कर कर देंगे, सकते हैं। फुलफिल कर देंगे, एंड Right. एक्चुअली आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस देंगे विच इज़ गोइंग टू सेव मनी ऑल्सो। राइट राइट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम खुद कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे विदाउट द टेक्निकल नॉलेज, एंड यू एंड अप पेइंग मोर फॉर दोज थिंग्स। राइट। एजेंसीज को भी पता होता है ना, क्योंकि डिज़ाइनर नहीं है तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये लगाओ, वो लगाओ। कारपेंटर वो पिंटरेस्ट के इमेजर वो सब कॉपी करेगा, फिर उसमें चीज़ होने के बाद में आपको अच्छी नहीं लगी, फिर आप उसको हटवाओगे, तो वो रिसोर्सेज भी वेस्ट हैं, उनका मनी भी वेस्ट है। तो इसीलिए वो हायर करते हैं। आजकल क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं कि उनको समझ में आ गया है कि प्रोफेशनल्स को हायर करने से उनका स्पेस अपग्रेड ही होने वाला है। एंड डू यू फील दैट द मार्केट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन इज़ ग्रोइंग? अभी जो अपवर्ड ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर, इंटीरियर Definitely. डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है। रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी है, और सब अपॉइंट भी कर रहे हैं, मटेरियल्स भी है बहुत सारे नए नए, तो ग्रो तो कर रहा है इंटीरियर्स मार्केट। पूरा डिज़ाइन मार्केट ही ग्रो कर रहा है एक्चुअली। जो भी डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हैं वो सब आजकल यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एक लिमिटेड है, सब चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं अपने घर में, कि हाँ हम ये लगाएं इसके साथ में, इस एरिया में ये, इस एरिया में वो। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, एंड एवरीवन इज़ नाउ बिल्डिंग देयर बंगलोज। तो सब लोगों के बड़े बड़े घर बन रहे हैं, एंड सबके बड़े बड़े घरों के अंदर बहुत बेहतरीन इंटीरियर्स भी हो रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव पर्सनली सीन, कि सब लोगों को ब्रांड्स पे जाना, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करना, एंड खुद इंटरेस्ट इसीलिए ले रहे हैं, जस्ट नॉट फॉर शो ऑफ, Yeah. एक्चुअली बिकॉज पीपल वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग। वो चाहते हैं अपग्रेड करना अपनी लाइफ को, एंड दे वांट दिस डिज़ाइन टू बी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, टू एग्जैक्टली बी पार्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो। एग्जैक्टली। सो अब नेक्स्ट सवाल मैं आपसे इसी बात में ये पूछना चाहूँगा कि जब आप NIF में पढ़ रहे थे, उसके दौरान आपके ऐसे क्या एक्सपीरियंस रहे, ऐसे कौन सी फैकल्टीज़ थी, ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने आपको इंस्पायर करा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? मोमेंट्स तो ऐसे बहुत सारे रहे हैं। जैसे हमें सौम्या लूथरा है आर्किटेक्ट, तो मैम पढ़ाते थे हमको। मेरे 2 और 3 ईयर्स आई गेस सौम्या मैम ने ही पढ़ाया हमें। तो उनके साथ में हमारी साइट विजिट्स होती थी,
हमारे मतलब अपन डिस्कस करते थे, उनके प्रोजेक्ट्स चलते थे तो हम वो देखने जाते थे, क्लाइंट्स मीटिंग में भी जाते थे, साइट विजिट्स, मटेरियल सिलेक्शन। तो उस टाइम पे हमको बहुत सारा मटेरियल नॉलेज भी हुआ क्योंकि हम उनके साथ में जाते थे आफ्टर कॉलेज। मतलब हम इंटरेस्ट दिखाते थे, शी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो हम मतलब सब प्रोजेक्ट्स देखे हमने उनके, उसमें एक्सप्लोर किया कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। ऑफ कोर्स हम उस टाइम पे छोटे थे तो हमें इतना पता नहीं चलता था कि हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा, क्या नेक्स्ट स्टेप है इसका। बट हम विजिट्स पे जाते थे तो उस टाइम से हमको एक्सपीरियंस तो बहुत हुआ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए। और जब मैं NIF में थी तब मेरे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। ओह, बहुत ही बेहतरीन बात है। हमारे यहाँ पे भी 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गए हैं इस बार। ओह टायर था इस बारी। तो बहुत बढ़िया है ये बात। एंड मतलब आपको क्या डिफरेंस लगा NIF में एंड बाकी कॉलेजेस के अंदर? डू यू थिंक कि NIF में जो पढ़ाई होती है वो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है एंड एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान देता है कि बच्चे अच्छी चीज़ पढ़ें और प्रैक्टिकली भी एक्सपोज हों? आपका क्या ऑफ कोर्स एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है सब स्टूडेंट्स को। अभी मैं NIF क्योंकि पास आउट हो चुके तो मैं स्टोरीज देखती हूँ, तो हर वीक कहीं ना कहीं विजिट्स हो ही रही होती है, आउटस्कर्ट्स में भी होती है, फैक्ट्रीज में होती है, आउट ऑफ उदयपुर भी होती है। तो जब मैं 12th में थी तब मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि किस फील्ड में जाना है। तो मेरी कज़न थी, वो NIF की फ़र्स्ट बैच में थी उदयपुर के, तो उन्होंने मुझे बताया। मैं उसके पहले 1-2 इंस्टीट्यूट्स में और भी जाकर आई थी। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं काउंसलिंग के लिए आई थी और प्राची मैम ने ही मेरी काउंसलिंग ली थी। तो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया उनका प्रोसीजर कि 3 ईयर प्रोग्राम में उनका क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या चीज़ें होगी, कैसे कैसे होगी, एजुकेशनल ट्रिप्स होंगे। तो उस टाइम पे लगा कि क्या पता बोल रहे हैं होगा नहीं होगा, करें नहीं करें। उदयपुर में फर्स्ट मतलब आई थिंक आई वॉज 4th पास आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इन Yes. उदयपुर और 3rd आई गेस। तो फिर मैंने पूरा पूरा प्रोग्राम समझा। फिर मैंने सोचा कि ज्वाइन तो कर लेते हैं, अच्छा तो दिख रहा है प्रोग्राम। फिर जब हमने ज्वाइन किया तो जो उनके पूरा फील्ड एक्सपोजर था, फील्ड नॉलेज सेशंस, बाहर से स्पीकर्स भी आते थे, समझाते थे सब चीज़ें, तो बहुत हेल्प हुआ उससे। एंड दैट थिंग एक्चुअली हेल्प्ड यू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, जब प्रोफेशनली आप काम करने आए। डेफिनेटली एंड आई गेस वेणुगोपाल सर का जो आपका इंटरेक्शन हुआ वो भी शायद NIF के थ्रू ही हुआ NIF है। से ही हुआ था एक्चुअली। टीम मैनेजमेंट और टीम वर्क भी हमने बहुत सीखा है वहाँ पे। हम एक इवेंट है ये, एनुअल इवेंट था, तब बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स भी आए थे एनुअल इवेंट में उदयपुर के। तो वहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया था, तो वो मॉडल हमने उस एग्जीबिशन में रखा था, तो हमें उसके लिए फर्स्ट अवार्ड मिला था। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई मेट वेणु सर। तो वहाँ हमको उस अवार्ड भी मिला था हमको उसके लिए। तो वेणु सर से वहाँ मैं मिली, फिर मैम ने हमें इंटर्नशिप के लिए सजेस्ट किया, फिर हम वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए गए। मैंने 3 मंथ्स वहाँ पे इंटर्नशिप करी। आफ्टर दैट आई जॉइंड कॉलेज अगैन। देन आफ्टर आई फिनिश्ड माई कॉलेज आई जॉइंड वेणु सर। आई वर्कड फॉर 3 or 4 years आई गेस अंडर हिम। बहुत बढ़िया बात है, ये आपने Right. सबसे बेस्ट बात बोली। एंड मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो आजकल नई हमारी जनरेशन आ रही है वो जल्दी जल्दी स्विच करना चाहते हैं, है ना? और मैं सबको I यही agree. बोलता हूँ कि अगर आपको काम करना है तो एक बंदे के साथ टिक के काम करो और उसका राइट हैंड बन जाओ। राइट, एटलीस्ट अगर वो वहाँ पे सीख रहे हैं, वो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, उनको खुद को लग रहा है कि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। और आई गेस 1 साल में आप इतना कुछ नहीं सीख पाते हो कि आप वापस स्विच कर रहे हो या आपका खुद का स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो उनको टेक्निकली, फील्ड नॉलेज, क्लाइंट हैंडलिंग, सब चीज़ें सीख कर ही बाहर जाना चाहिए। 2 साल तो मिनिमम किसी के यहाँ पे सीखना ही चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1-2 साल तो आप टिक के सीखो अच्छे से, फिर आप अपना स्टार्ट करो या आप कहीं और स्विच करो ऐसा। तो वेणुगोपाल सर के यहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब जब आप एंटर हुए इनटू इंटर्नशिप, व्हाट डिड यू फील? मतलब क्या चेंज आपको दिखा है, क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिली उस इंटर्नशिप के दौरान? लाइक क्लाइंट इंटर्नशिप में तो हमें बेसिक ड्राइंग्स और साइट विजिट्स वो सब सिखाया। व्हेन आई जॉइंड हिम एज अ एम्प्लॉय, तो वहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स मिले, क्लाइंट हैंडलिंग हुई, सर के साथ विजिट्स होते थे, मीटिंग्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती है वो उस टाइम, क्योंकि इंटर्नशिप में इतने क्लाइंट्स विजिट्स नहीं होते जनरली, किसी भी इंटर्नशिप में नहीं होते हैं। तो तब क्लाइंट हैंडल कैसे करना है, कैसे बात करनी है उनसे, क्या डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है उनकी, वो सब चीज़ें मैंने अपना पूरा बेसिक्स वहीं से ही सीखा है, क्योंकि आई वॉज देयर फॉर 4 years। तो मैं अपना सारा टेक्निकल नॉलेज, पूरा ड्राइंग्स वगैरह सब वेणु सर के वहीं से ही सीखी हूँ। एंड वेणु सर गाइड करते हैं प्रॉपरली सब लोगों को? बहुत अच्छे से। तो मुझे जहाँ तक पता है बहुत ही स्प्लेंडेड पर्सनालिटी है राइट राइट। और बहुत बहुत ही स्वीट पर्सनालिटी भी है।
बहुत ज़्यादा ऐसे वो नहीं करते हैं, मतलब गुस्से वाले नहीं है, शांत गुस्से स्वभाव में के। हाँ नहीं, शो ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं है। वो ऑब्वियसली कभी कभी तो कॉलेज में क्या वहाँ पे ऑफिस में गुस्सा आएगा तो अब कुछ बॉस करेंगे, का वो बट तो नेचर है राइट। पर्टिकुलरली और कुछ उनका भी तो लॉस या उनको भी होगा, क्लाइंट सिनारियो होते हैं तो वो कुछ चीज़ें वो तो सब ऑफिसेज में होता है। एंड इसी इसी बात से मैं ये समझना चाहूँगा कि जो नए लोग अभी एंटर करते हैं एज एन इंटर्न, एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो इन द आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड, एंड व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट, मतलब जैसे आपने बताया कि भाई आपको थोड़ी डांट भी पड़ेगी, हो सकता है आपको प्रेशर भी फील हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नहीं आती तो आपको लोग बोलें कि अरे ये चीज़ तो ये तुम्हें चीज़ आती भी नहीं, नहीं तुम्हें आनी आती, चाहिए थी। राइट। अगर वो फ्रेशर है इंटर्नशिप के लिए आया तो सब चीज़ सब जने सिखाएंगे ही हैं। अगर वो कहीं जॉब करके आए हैं तो कोई भी एक्सपेक्ट करता है कि उनको थोड़ा बहुत कुछ आता होगा, बट मुझे लगता है अगर आपको नहीं आता तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिखाने के लिए ही हैं। वो आप फ्रेशर हो, आप ट्रेनी हो, कुछ चीज़ नहीं आती है अभी तक भी, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है वो सीखने को ही मिलती है। मुझे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कुछ कोई ट्रेनी होगा तो वो भी कोई नई चीज़ बताएगा कि इसमें ऐसा ये होता है, वो नहीं पता होता है, तो लर्निंग एज कभी ख़त्म नहीं होती है। नहीं, लर्निंग एज कभी ख़त्म नहीं होती। राइट। मुझे तो 14 साल हो गए काम करते करते, मुझे अभी भी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो मुझे नहीं पता होता। कभी सो कभी होती कुछ डेफिनेटली चीज़ें तो देयर आपको आर ऑलवेज हेजिटेट थिंग्स। नहीं करना चाहिए पूछने में। आप पूछोगे, आप ग्रो करोगे, समझोगे तो आप किसी और को भी बता पाओगे। तो आपका क्या प्रोसीजर रहता है? अब आपकी खुद की फर्म है, राइट। सो हाउ डू यू प्लान टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज़? और अपने जो आपके इंटर्न्स होते हैं, आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टाइल है ट्रेन करने का? आप क्या उनको ट्रेन करते हो, कैसे मेंटोर करते हो अपने ऑफिस के अंदर खुद? पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट वीक हम उनको हमारी ड्राइंग्स देते हैं स्टडी करने के लिए, जहाँ पे हम साइट्स पे जाते हैं, साथ में ले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ उनको मिल जाता है वहाँ पे। फिर हम उनको वर्किंग ड्राइंग्स या जो भी हमारे पास में वर्क है, 3D हो गया, 2D हो गया, तो वो वर्क उनको देते हैं। फिर वो पूछते हैं डाउट्स, ऑब्वियसली उनको नहीं आते होते हैं, तो हम शाम को एक सेशन रखते हैं ऑफिस जब ख़त्म होने वाला हो उसके 1 घंटे पहले, कि हाँ तुम्हारे डाउट्स सारे उस 1 घंटे में लेके आओ, क्योंकि हम भी बिजी होते हैं दिन में। तो वो उस टाइम पे उनके क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको आंसर करते हैं, स्केचेस पे समझाते हैं, उनको स्केचिंग पे भेजते हैं कि तुम ये स्केचिंग करो, ये करो, तुम्हारे स्केचेस अच्छे होंगे तब तुम्हारी एक्सप्लेनिंग अच्छी होगी। तो हम उनको प्रॉपर सब 2D 3D सब में गाइड करते हैं। क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग्स में होते हैं, बैठते हैं, वो लोग पॉइंटर्स नोट करते हैं, तो पूरा एंड ऑल ओवर हम उनको ट्रेन पूरा करते धीरे हैं। धीरे करके दे राइट। गेट ट्रेन इनटू योर एटमॉस्फेयर, आपकी राइट। कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है। एंड हर कंपनी का खुद का कल्चर होता है, हर एक हायर करने वाले का एक अलग तरीका होता है सिखाने का। राइट। एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये सवाल पूछता हूँ आपसे कि जब अब आप लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, सो किस तरीके से, थोड़ा टेक्निकल जाएंगे, कि किस तरीके से टेक्निकली ड्राइंग्स रिलीज़ होती हैं साइट के ऊपर, एंड कितना इम्पॉर्टेंट है बाकी सारी एजेंसीज़ की नॉलेज होना इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। जैसे आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्चर भी आप लोग कर रहे हैं, राइट। पर कितना इम्पॉर्टेंट रोल दूसरी एजेंसीज़ की नॉलेज प्ले करता है इस पर्टिकुलर फील्ड में जब आप एक ओवरऑल प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, तो जब एजेंसीज़ को ड्राइंग पढ़ना आएगा तभी वो प्रॉपर से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हालांकि हम एक्सप्लेन करते हैं ड्राइंग्स, तो मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ पूरा। जैसे इंटीरियर्स या कोई सी भी डिज़ाइनिंग फील्ड में होता है, तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है कि हाँ वी आर डिज़ाइनिंग दिस और वी आर डिज़ाइनिंग दैट, तो क्लाइंट मीटिंग होती है। हम पहले लेआउट्स फाइनल करते हैं। लेआउट्स फाइनल होने के बाद में उस क्लाइंट से मीटिंग के बाद में उनके और पॉइंट्स होते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, उन सबको इनकॉर्पोरेट करके एक फाइनल लेआउट प्रिपेयर होता है। फिर उसके ऊपर हमारी MEP ड्राइंग्स होती है, सारा इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वो सब ड्राइंग्स वो टेक्निकल ड्राइंग्स हो गई, वो क्लाइंट्स नहीं समझते हैं अधिकतर, तो वो पूरा हमको एजेंसीज को समझाना होता है। अधिकतर एजेंसी समझ जाती है, बट कुछ एजेंसीज होती हैं उनको थोड़ा सा हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ता ज़्यादा है, टाइम देना वो पड़ता ड्राइंग्स नहीं रीड कर पाते और ऐसे हैं कुछ। बाकी मोस्टली आजकल एजेंसीज भी सब ड्राइंग्स सब रीड कर सकते हैं, तो वो उनको समझाना टेक्निकली। फिर हमारा सुपरविजन होता है, क्योंकि कितनी बारी ड्राइंग्स के बावजूद भी साइट पे चीज़ें गलत होती है। वो वेंडर्स कुछ मूव कर देंगे, एजेंसीज कुछ इधर उधर, या ऐसे नहीं हो रहा था बिना हमारे पूछे या किसी डिज़ाइनर से पूछे होता है जनरली, आपको ही पता है। होगा। बिल्कुल होता है, 100% होता है। आपकी हुआ है ऐसे साइट पे कि कुछ होता है, बहुत बार होता ब्लंडर हो है। गया था फिर उसको ठीक करने गए बाद में? हाँ, एक्चुअली ड्राइंग्स देने के बाद में भी कभी कभी साइट्स पे वो जो एजेंसीज होती है वो गलत करती हैं। फिर वो सुपरविजन पे आता है, क्लाइंट्स बोलते हैं आपने देखा नहीं। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो भी, तो वो मतलब वीकली ट्वाइस थ्राइस होता है। अब एजेंसीज को ड्राइंग दे दी है, समझा दिए, तो हम ऐसे फ्री हो गए कि वो चीज़ करेंगे, फिर हम चेक करके आएंगे। मीनवाइल वो चेंज कर देते हैं वहाँ पे, फिर हम जाके सही करवाते हैं उसको। तो वो चीज़ें सब साइट्स पे होती है छोटी मोटी, दैट इज़ नॉट द बिग थिंग। तो वो होने के बाद में इलेक्ट्रिकल, वो होने के बाद में हमारे तब तक 3D फाइनल हो चुके होते हैं। फिर हम इंटीरियर्स की वर्किंग ड्राइंग्स रिलीज करते हैं, फर्नीचर ड्राइंग्स, पैनलिंग ड्राइंग्स। फिर वो कारपेंटर को, अलग अलग फॉल सीलिंग एजेंसीज को, सबको एक्सप्लेन करते हैं।
फिर वो अपना एग्जीक्यूट करते हैं, फिर चेक कराते हैं. सेम प्रोसेस है, सब लोग यही मोस्टली फॉलो करते हैं. डेफिनेटली नहीं, पर हम लोग प्रोसीजर आपसे इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये यंग ऑडियंस के लिए है. राइट. एंड हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो लोग इसको सुन रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ की बेसिक नॉलेज हो सकता है ना हो, कुछ लोगों को होगी जो कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको सुन रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस दैट वी आर टारगेटिंग इन दिस पॉडकास्ट स्टूडेंट्स जो कि एक्सपीरियंसेस सीखेंगे 4-5 चीज़ें. राइट. सो आपसे मैं एक और टेक्निकली सवाल पूछूंगा कि ऐसे कौन से बेसिक मटेरियल्स होते हैं जिसकी नॉलेज एज एन इंटी डिज़ाइनर आपको पक्की होनी चाहिए. एज ए इंटी डिज़ाइन मटेरियल्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि क्या क्या मटेरियल्स होते हैं और उनकी नॉलेज, उनकी सोर्सिंग आपको कितने अच्छे से आनी चाहिए. लाइक वॉल्स है, सीलिंग है, फ्लोरिंग है. इंटीरियर्स में आपको यही चीज़ें मिलने वाली हैं. तो फ्लोरिंग में क्या क्या मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है, किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है, वॉल पे क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं, क्या पैनलिंग हो सकती है, पनिंग हो सकती है, लूवर्स आ सकते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स. तो प्लाई एक रॉ मटेरियल, उसके ऊपर भी MDF आ रहा है, लैमिनेट आ रहा है, विनियर आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो कुछ उन सब प्रोडक्ट्स का बेसिक आपको प्राइसिंग और उसका कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है वो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए. सीलिंग में क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, लाइटिंग्स कैसी कैसी होती है, किस टाइप्स की लाइट आती है, COB, सरफेस, कंसील, लीनियर्स, प्रोफाइल्स, मैग्नेटिक्स, क्या क्या चीज़ें हैं. तो आपको बेसिक एक बार ही सब चीज़ें पता होनी चाहिए. बीइंग ए इंटीरियर डिज़ाइनर, जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो तो इतनी सारी चीज़ें नहीं पता होती है. तो आप कॉलेज से ही स्टार्ट कर देते हो, तो जब आप इंटर्नशिप करोगे, आप दूसरे वर्किंग्स करोगे, तब आप प्रॉपर उसके साथ में वर्किंग कर सकते हो. मतलब आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि ये क्या मटेरियल है, वो क्या मटेरियल है, आपको ऑलरेडी पता होगा. फिक्सचर्स होते हैं तो थोड़ी बहुत फिक्सचर्स की नॉलेज, हाइट्स उनके, फिक्स क्या स्टैंडर्ड साइजेस में आता है. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कॉलेज लाइफ में पता होनी चाहिए बच्चों को. एंड कॉलेज में मैंने ये देखा है कि ये सब चीज़ें कोर्स के अंदर होती हैं. राइट होती हैं. एंड डे 1 से होती हैं, पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते. एंड जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तब हमें लगता है कि यार ये सब चीज़ें क्या बताई जा रही हैं हमारे को, ये तो हम वैसे ही समझ जाएंगे. पर धीरे धीरे आप ये रियलाइज़ करते हो कि आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो उन चीज़ों के ऊपर तो आप बेसिक प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हो, पीछे रह जाते हो. पीछे आ जाते हो. डेफिनेटली. कॉलेज में सब चीज़ें बताते हैं, स्टूडेंट्स उस टाइम पे नए होते हैं, उनको इंटरेस्ट है नहीं है, बट ये चीज़ें आपको जब आप फील्ड में आते हो, फील्ड एक्सपोजर आपको मिल रहा है जब, आप तो वहाँ पे गेन करना चाहिए ऐसा. हाँ ये है. और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि जो चीज़ आपको कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, जब कॉलेज में हो तब उसको सीरियसली पढ़ लो एंड उसको सीरियसली समझ लो, क्योंकि वो आपको लाइफ में आगे काम आनी ही आनी है. मस्ती अपनी जगह पे है, पर जिस टाइम पे आप क्लास में बैठे हो थोड़ा सा दिमाग लगा लो और उसके नोट्स बना लो प्रॉपर्ली, क्योंकि वो बेसिक्स है. वो बेसिक्स आपको बाद में इंटर्नशिप में और वो नहीं बताएंगे. ऑब्वियसली इंटर्नशिप के लिए कोई आया उसको बेसिक्स नहीं पता है, लाइन पॉइंट ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, स्केच करना नहीं आ रहा, तो कोई भी इंटर्नशिप वाला भी बोलता ही है कि तुम कॉलेज से क्या सीख कर आए हो. कोई भी इंटर्नशिप पे अगर जा रहा है तो वो बेसिक आपसे एक्सपेक्टेशन ये रखता है जो आपको हायर कर रहा है कि भाई हाँ तुम मेरे लिए कुछ बेसिक वर्क तो जनरेट करो. राइट. कुछ आउटपुट तो कुछ उनसे तो भी आउटपुट जनरेट हो, वरना तो सिर्फ तुम पढ़ाई कर रहे थे तो फिर तुम कॉलेज में पढ़ लेते. हाँ. मेरे यहाँ पे आए क्यों. सो डेफिनेटली बच्चों को ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आपको कॉलेज में बताई जा रही है एंड जो भी मटेरियल्स की नॉलेज आपको दी जा रही है, लाइटिंग फिक्सचर्स की नॉलेज दी जा रही है, वर्किंग ड्राइंग्स की नॉलेज आपको दी जा रही है, आप उसको अच्छे से समझिए और ड्यूरिंग कॉलेज ही उसको थोड़ा सा मास्टर करने की कोशिश कीजिए. क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस पर ध्यान दे के पढ़ेंगे, अपनी फैकल्टी से डिस्कस करके अपनी वर्किंग ड्राइंग्स जनरेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आगे फ्यूचर में उसमें हेल्प मिलेगी और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी. आपका टाइम उस चीज़ में नहीं जाता. आप अगर 3 महीने में आप बेसिक्स सीख रहे हो, इससे तो आप एडवांस सीखोगे कुछ अगर आप बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है. क्योंकि आई ऑल्सो रिमेंबर कि हमारा 3rd ईयर में तो हमें प्रोजेक्ट दिया था पूरा कि आपको इसके इंटीरियर्स करने हैं, वर्किंग ड्राइंग्स करने हैं, मतलब A to Z आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. तो हमने 3rd ईयर में वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था कि उसकी वर्किंग ड्राइंग्स का, सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, वो सब चीज़ें चेक हुई थी. वो एक्चुअली वो लाइव प्रोजेक्ट था, मतलब वो किसी का प्रोजेक्ट था, वो हमको मिला था, वो एग्जीक्यूट भी हुआ होगा बाद में, बट आपको वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह सब चीज़ें एक बार ही बेसिक्स समझा देते हैं. एडवांस ऑलरेडी कॉलेज में नहीं होता है, तो वो ऑब्वियसली बाहर के लिए है, आप बाहर जाके क्या सीखोगे. तो कॉलेज में बेसिक सब चीज़ें क्लियर होती है, तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे ही ध्यान दें तो उनके लिए बेटर है कि वो बाहर जाके अच्छा इजीली जल्दी ग्रो कर सकते हैं. तो गायत्री, अब मैं आपसे एक बहुत ही फ्रैंक क्वेश्चन पूछूंगा कि एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ अभी आपको कैसा फील हो रहा है. मतलब आर यू एट पीस विथ योर सेल्फ और आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू जंप अहेड कि और काम पकड़ना है? ऑब्वियसली अभी किस मोड में हो?
ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड, बट अभी जो स्टेज पे है उस स्टेज पे आई एम वेरी सेटिस्फाइड जो मैं काम कर रही हूँ, जो हम मिल के काम कर रहे हैं, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। ऑब्वियसली क्यों रुकना, सेटिस्फेक्शन यहाँ नहीं है, सेटिस्फेक्शन तो ऑब्वियसली आपको ग्रो करना है तो और प्रोजेक्ट्स चाहिए, वो चीज़ है, बट स्टिल सेटिस्फैक्ट्री लेवल है साइट में भी। हाँ, मतलब कि लाइफ में एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, अगर मैंने अभी ये मेंटेन कर लिया तो मेरा काम चल रहा है, राइट, अब मैं आगे छलांग मार सकता हूँ। राइट, ऑब्वियसली आई विल ग्रो। नहीं, डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली ग्रो। आप इतने अच्छे से अगर आप बोल रहे हैं और इतना ज़्यादा नॉलेज अगर आपको है तो आप ग्रो करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ग्रो नहीं करो। एंड यही खास बात है और इसी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है कि जो हमारे सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, बताने के लिए दुनिया को कि कितने बेहतरीन बच्चे हमने प्रोड्यूस करे हैं और कितने अच्छा काम वो कर रहे हैं। राइट। So let's move on to the podcast and now we will discuss that जो नई requirements है इंडस्ट्रीज़ की उसके साथ आप कैसे कोप अप करते हो। मतलब ट्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग, राइट, एंड बहुत सारा बार ऐसा होता है कि क्लाइंट की कुछ ऐसी अजीब सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है आप लोगों से, एंड कुछ ऐसी मटेरियल्स ऐसी इमेजेस ला के आपको क्लाइंट दिखा दे जो कि बन ही नहीं सकता। ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ है? एंड हाउ डू यू कोप अप विद दीज न्यू मटेरियल्स एंड न्यू ट्रेंड्स दैट आर कमिंग इन द इंडस्ट्री? मतलब बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें ये ही चीज़ चाहिए, ऐसे ही चाहिए, जो उनके स्पेस में पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं कि चीज़ आपके उसमें पॉसिबल नहीं है, उसका क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, या कैसे हम उस चीज़ का पार्ट अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम सब एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उनका स्पेस बहुत कम होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनको सेटिस्फाई भी करना है कि उनको उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सब सेटिस्फाई भी हो जाए। मैं एक एग्जांपल दूंगी। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, होम स्टे प्रोजेक्ट है, लखावली साइड है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में। तो ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था, हमने फर्स्ट फ्लोर का आर्किटेक्चर्स इंटीरियर्स दोनों किया। मतलब वो होम स्टे हमने 3 रूम्स का इंटीरियर्स, लिविंग और ये सब चीज़ें करी है। वो सिंगल स्टोरी था, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी ये है तो बहुत छोटा, लेकिन बाहर से रोड से दिखेगा नहीं क्योंकि पहले गार्डन है फिर वो है, तो आप कुछ करो कि हमें वो बड़ा दिखे। अब है तो वो उनका बजट कम है वो सिंगल स्टोरी, उसको बड़ा कैसे करें। तो हमने उसमें क्या किया है, हमने उसमें एक फॉल्स फसाड, जो टेरेस है उसमें हमने एक फॉल्स फसाड क्रिएट किया है। जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे जो आर्चेस और फसाड दिया है हमने सेम टेरेस पे भी फॉलो किया है। तो उससे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स तो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ उसको बड़ा दिखाना था, बाहर से दिख गया बड़ा, बट वो पीछे से टेरेस ही है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं कितने एग्जांपल्स दूँ मतलब। हाँ, मतलब हर एक क्लाइंट के लिए अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। एवरीवन इज़ डिफरेंट, सबको किसी को और चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। तो हम डिज़ाइनर्स का यही वर्क है कि हम उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे उसको डिज़ाइन में हम उनको इनपुट दे सकते हैं, वो सब हम देते हैं। एंड ओवरऑल इंटीरियर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड आपको कहाँ पे लगता है कि मतलब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है या कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स में डिमांड ज़्यादा रहती है? इंटीरियर डिज़ाइन एज अ आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेजर डिमांड कहाँ पे जनरेट हो रही है आजकल? अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। तो अभी हमारे पास में भी हॉस्पिटैलिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो रेजिडेंशियल भी हैं, बट अभी रिसेंट जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो फास्ट ग्रो हो रहा है। तो अभी हमारे पास जनरली सारे हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स आप लोगों के पास ज़्यादा कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी लोग, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीरियर्स एक एक्स्ट्रावेगेंट इंटीरियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है एंड दे यूज़ गुड मटेरियल एंड सोफिस्टिकेटेड मटेरियल्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनको उसको अपस्केल करके दिखाना होता है पूरे एरिया को, जो कि शायद उनको जो दिखेगा वो बिकेगा, वो चीज़ उनका मोटिव है। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर प्लानिंग अ 5-स्टार प्रॉपर्टी तो आपको इंटीरियर्स तो डेफिनेटली अच्छे चाहिए। 5 स्टार के अलावा जो आजकल छोटे छोटे विलास एयरबीएनबी बन रहे हैं उनमें भी लोगों को एकदम हाई क्लास इंटीरियर्स ही चाहिए, क्योंकि उनको अपना पूरा मार्केटिंग पेज है वो मेंटेन करना है। तो जो क्लाइंट्स हैं वो देखेंगे फिर उसको आएंगे। जनरली यही होता है, हम भी कहीं जाते हैं तो उसके फोटोज़, इंटीरियर्स, उसका कैसा फसाड है वही देख के जाते हैं। और बीइंग अ डिज़ाइनर तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी देखते हैं जो सबसे अलग हो, जहाँ पे हमको भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिले। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये मतलब आपका घूमना, जगह पे जाना, प्लेसेस एक्सप्लोर करना इस फील्ड में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपको बहुत सारी नई चीज़ें दिखती है, नए प्रोडक्ट्स दिखते हैं, नए डिज़ाइंस, बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो बीइंग अ डिज़ाइनर अगर आप थोड़ा बहुत घूमते हो तो आपको अपने डिज़ाइन फील्ड में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल डेफिनेटली, ये आई एग्री विथ यू 100%। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं एंड वेन एवर आई ट्रैवल I try to document as much architecture and as much interior as I can.
एंड इवन स्ट्रक्चर्स ऑल्सो कि कैसे बिल्ड हो रहा है, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर एंड इवन व्हेन वी वर इन सिंगापुर एंड जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वो अभी इंडिया में कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क बहुत है, difference है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इवन इंटीरियर्स में भी डिफरेंस है. सो व्हेन एवर यू गो आउट एंड जितना ज़्यादा चीज़ें आप देखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको नई सीखने को सीखने मिलेंगी. को मिलती है। और एक बाहर का एक्सपोजर जस्ट विजिट से भी आपका दिमाग खुल जाता है, राइट, आपको नए आइडियाज़ आने नए लग जाएंगे. आइडियाज आने लग जाते हैं उसके आसपास में, अपन क्या हो सकता था, क्या हो सकता है और इसमें उससे की टेक अवे लेके आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इम्प्लीमेंट करते हो. राइट. सो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जस्ट एक लेमैन के तौर पे आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बताइए कि आर्किटेक्चर, आपके ऑफिस में दोनों चीज़ें हो रही हैं, आर्किटेक्चर प्लानिंग भी हो रही है, इंटीरियर डिज़ाइन भी हो रहा है. Right. सो आर्किटेक्ट का क्या रोल रहता है और एक इंटीरियर डिज़ाइनर का क्या रोल रहता है प्रोजेक्ट के अंदर? लाइक आर्किटेक्चर जो है वो आपका लैंड से ही शुरू हो जाता है. जो मतलब बहुत सारी मेन टर्मिनोलॉजीज तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो फुटिंग है मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से आपका आर्किटेक्चर स्टार्ट हो जाता है. वेर एज इंटीरियर्स जो है वो आपका आर्किटेक्चर के प्लान्स फाइनल होने के बाद में आता है, फर्नीचर लेआउट के टाइम पे. एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं. इंटीरियर्स आपको हमेशा आपका जो फर्नीचर अगर लेआउट फाइनल हो गया उस टाइम पे ही अपॉइंट करना चाहिए. बिकॉज इन केस अगर आपको कोई वॉल नहीं चाहिए, आप वहाँ पे प्लाई पार्टीशंस कर सकते हो, अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, आप स्पेस ज़्यादा ले सकते हो, तो वो सब चीज़ें आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर ही बताता है. तो आफ्टर प्लान फाइनलाइजेशन इंटीरियर डिज़ाइनर्स रोल स्टार्ट. सो यू आर सेइंग दैट कि इंटीरियर डिज़ाइनर को आपको जल्दी लूप इन करना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे कि वो मतलब प्लानिंग आपकी फ्रीज हो गई, आपका कंस्ट्रक्शन ग्रिड फिक्स हो गया Right. है एंड कंस्ट्रक्शन का बेसिक फाउंडेशन फुटिंग लेवल जब स्टार्ट हो गया तब आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर लीजिए, क्योंकि उसी टाइम से अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करने या प्लानिंग में मॉडिफिकेशंस करने तो हैं वो उसी टाइम तो पे इंटीरियर incorporate हो डिज़ाइनर जाए. आपको इंकॉपरेट करके देगा और आपको सजेस्ट भी करेगा कि भाई इस चीज़ को, इस रूम को अगर इस तरह से सुंदर दिखाना है तो मुझे ये एलिमेंट्स कैसे ऐड करने दिखाना है. पड़ेंगे. राइट राइट राइट. इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. अभी हम एक इंटीरियर प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक होटल का. तो उस होटल में आर्किटेक्चर हमने नहीं किया है, तो वो आर्किटेक्चर पूरा किसी ने कंप्लीट करके हमें इंटीरियर्स दिया है. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे फेस करनी पड़ी है कि वो चीज़ें इनिशियली हो सकती थी, बट क्योंकि अब पूरा आर्किटेक्चर हो चुका है, क्लाइंट भी तोड़ फोड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें इंटीरियर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. फर्स्ट से अगर उन्होंने लॉबी में डोर नहीं दिया टॉयलेट का और रूम की साइड पे दे दिया, तो हम वार्डरोब्स वगैरह, मिनी बार, लगेज रैक, वो सब प्लेस करने में आपकी स्पेस बहुत कम पड़ जाती है. तो उस जगह हमने अब ओपन वार्डरोब वाला कॉन्सेप्ट दिया है कि सब कुछ उसमें ही है, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है. वेरएज वो पूरी लॉबी ऐसे ही ब्लैंक है, तो वहाँ पे यूज़ हो सकती थी. तो और टॉयलेट्स में वेंट नहीं है, फिर सीलिंग्स नीचे करने पड़ रहे हैं फॉल्स एग्जॉस्ट के लिए और उन सब के लिए. तो इसीलिए अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर स्टार्टेड इनिशियली, तो दैट इज़ वेरी गुड. और उसकी वजह से जल्दी चीज़ें रिजॉल्व भी हो जाएंगी रिजॉल्व. और बाद में तोड़ फोड़ पैसा आपका राइट, बचेगा आपका पैसा डेफिनेटली. सेव हो सकता है वहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. सो मुझसे रिसेंटली किसी ने ये सवाल पूछा था ड्यूरिंग अ साइट विजिट कि आर्किटेक्ट ही सब कुछ काम कर लेता है तो इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत क्या है. डू यू एग्री विद दिस थॉट? बट मैंने उनको ये जवाब दिया कि भाई इंटीरियर डिज़ाइनर का रोल डेफिनेटली 100% अलग होता है. अलग होता है बहुत सारे, क्योंकि आर्किटेक्ट ऑलरेडी उसमें आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें देख रहा है. बट एक टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूंगी कि एन आर्किटेक्ट कैन ऑलवेज बी ए इंटीरियर डिज़ाइनर, बट एन इंटीरियर डिज़ाइनर कैन नॉट बी आर्किटेक्ट. तो वो चीज़ है कि आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकता है, वो करते भी हैं, बट जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है जिसने स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों में अपनी पूरी एजुकेशन ली है, वो स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ रहा है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लान कर रहा है, तो वो बेटर कर सकता है. चीज़ें बेटर कर सकता है, चीज़ें बेटर कर सकता क्रिएटिव हो है, सकता है. क्रिएटिव हो सकता है, मटेरियल नॉलेज और अलग दे सकता है. तो दोनों का अलग अलग रोल है. ओके, सो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके. थैंक यू. एंड अब पॉडकास्ट के एंड सेशन पे आ गए हम. बहुत सारे टेक्निकल डिस्कशन हमने करे. राइट. अब लास्ट में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जब पॉडकास्ट के स्टार्ट में आए थे और अब आपको कैसा फील हो रहा है? वेरी लाइट. एक्चुअली आई वॉज नर्वस, इट इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट, बट ऐसा कुछ था नहीं, बहुत फ्रैंक कॉन्वर्जेशन है. आई नो यू ऑलरेडी, तो वैसा कुछ सेशन लगा नहीं मुझे. इट्स नॉर्मल कॉन्वर्जेशन. अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ओवरऑल NIF का. आपका एक्सपीरियंस Amazing. कैसा रहा है? Amazing और आप experience. क्या बच्चों को बताना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि हमारे यहाँ से जो एजुकेशन आपको मिली एंड इवन द एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ ओवरऑल एनवायरनमेंट दैट वाज गिवन टू यू, दैट वाज प्रोवाइडेड टू यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जो सारी पार्टीज़ होती थी, जो सारे फील्ड जो एक्सपोजर मिला हमको, जो फैक्ट्री विजिट्स होते थे, तो बहुत सारा नॉलेज मिला हमको। आई थिंक उदयपुर में मैंने इतना नहीं देखा। अभी मेरे पास आउट होने के बाद में तो मैं अभी और देख रही हूँ कि वो और ग्रो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अभी तो बाहर न्यूयॉर्क, लंदन फैशन वीक हमारे टाइम पे भी थे, बट अभी लोग बहुत जाने लग गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे इनिशियली वो नया भी था, लोग थे। अभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस तो अमेजिंग था। मैं तो बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ कि इफ़ यू वांट टू स्टे इन उदयपुर एंड स्टडी इन अ गुड इंस्टीट्यूट, यू मस्ट गो टू NIF ग्लोबल। सो थैंक यू गायत्री, इट वाज स्प्लेंडिड टॉक। बहुत मज़ा आया बात Thank you करके so आपसे। much. पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले हम सारे हमारे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं ना, उनसे एक सवाल पूछते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइन जो फील्ड है ये फीमेल ओरिएंटेड फील्ड है, मतलब इसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंजेस आते हैं, या मतलब इट्स गुड टू गो फील्ड फॉर इंटीरियर डिज़ाइन एज अ गुड टू गो फील्ड फॉर फीमेल? गुड टू गो फॉर फीमेल। और लोगों का ऐसा सोचना है कि ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनर्स होती हैं वो लड़कियां होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही कर रही है या लड़कियों का ही है। लड़के भी कर रहे हैं, बेटर भी कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही हैं। मतलब क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना इंटीरियर डिज़ाइनर लड़की होगी, ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही उस फील्ड में हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू गायत्री, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट। एंड इसी के साथ हम हमारे पॉडकास्ट को आज एंड करते हैं। थैंक यू। एंड ये था एक और बेहतरीन एपिसोड जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करी प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइफ के कुछ नई चीज़ें, और ये जाना कि गायत्री कैसे उनके हस्बैंड से मिली जो कि एक आर्किटेक्ट है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड वी विल बी बैक विद अनदर ग्रेट एंड बहुत ही बेहतरीन जो हमारे बच्चे हैं उनमें से एक और अच्छे बच्चे को लेकर आपके आएंगे। और गायत्री ये बच्चा नहीं रही है, ये प्रोफेशनल हो गई है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि कुछ काम हमारे को भी दो गायत्री। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। व्हाई नॉट। थैंक यू। थैंक यू।